गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जहां हमने खत्म करा था, कहां पे, गुप्त काल में समाज की क्या स्थिति थी, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, हमने बात करी थी कल वाली क्लास में। जो वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या है, आपके एक समाज को वर्णों में बांटा गया था। उसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वो किस पे आधारित हो गई थी? ये जन्म पे आधारित हो गई थी, जो पहले कभी गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर रहा करती थी। ये सारी हमने बातें करी थी। वर्ण व्यवस्था की बात हो रही थी। फायान ने बोला था अस्पृश्य वर्ग था। वो इंसान भी कहता है कि यहाँ पे वो इंसान क्या कहता है, शूद्र जो है क्या है, खेतीहर किसान थे। इनकी स्थिति में सुधार होता है, सैनिक वृत्ति भी करने लगते हैं। ये सारी बातें हुई थी। हमने बात कही थी कि कायस्थ नाम का एक समुदाय देखने को मिलता है। कायस्थों का उदय होता है। वो सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है याज्ञवल्क्य स्मृति में। लेकिन ओशनम स्मृति कहती है, क्या कहती है, जाति के रूप में इसको संदर्भित कर दी ओशनम स्मृति। यहीं से एक और प्रश्न आता है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार की चर्चा करती है कौन सी स्मृति? याज्ञवल्क्य स्मृति। महिलाओं का संपत्ति का अधिकार इसको मिलान करने को दे देगा, कौन सी स्मृति है? याज्ञवल्क्य स्मृति है। इतनी हमने बात करी थी। ये जो अस्पृश्य थे फायन के अनुसार, इनमें इनको क्या बोला जाता था? अंत्यजा चंडा। यहां तक हमारी बात हुई थी। अब चलते हैं सर आपके आगे। न्याय का आधार क्या थी? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी और न्याय भी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ही होता था। कहने का मतलब क्या है, दंड में वर्ण भेद था। दंड में क्या है, किसी को पनिशमेंट करना है तो वर्ण के हिसाब से रहता था। क्षत्रियों के लिए अलग पनिशमेंट रहेगा, ब्राह्मणों के लिए अलग रहेगा, कम ज्यादा ऐसे रहता था। आज के टाइम पे ऐसा वर्ण भेद नहीं है। कौन कहता है आपका? आर्टिकल कौन सा बोलता है? 17 भी है, 18 भी है, ये सारी चीजें वो करते हैं। RSCS भी किसमें बताओ? 16 वाला। वो तो कहता है कौन सा? नियोजन की बात करता है ना। वो तो लोक नियोजन, ये सरकार जब जॉब वगैरह देगी तो वो ये RRCS भी, इन पे क्या हो गया? आर बोले तो आपका रेस, फिर उसके बाद में आपका रीजन, कोई क्षेत्र में रह रहे हो, कास्ट, ये सारी चीजों का आधार नहीं बनाया जाता आज के समय में। लेकिन इनके टाइम पे बात करें, गुप्तों के टाइम पे न्याय का आधार थी वर्ण व्यवस्था, जिसमें आपका क्या था? वर्ण भेद भी था। चलो देख लेते हैं। मनुस्मृति में चोरी के लिए दंड की क्या बात कही गई है कि ब्राह्मण को अधिक दंड दिया जाएगा, वहीं शूद्र को कम दिया जाएगा। अब देखना, गुप्त काल में पहुंच जाओ, अभी अपने आपको कहां ले जाओ। मनुस्मृति, उसमें कहा गया है कि चोरी के लिए भाई साहब पंडित जी को बहुत दंड देना है, ब्राह्मण चोर नहीं हो सकता, शूद्र को कम दंड है। उन्होंने बोला उसे तो पता ही नहीं, जानकारी नहीं है। ब्राह्मण क्या है, वो जानकार है, विद्वान है, और वो चोरी करने लगेगा तो समाज में ज्यादा दिक्कत आएगी। चलो एक और बात होगी। चलो चोरी की तो बात समझ में आ गई। अब देखो उल्टा, हत्या के आरोपी शूद्र को सर्वाधिक दंड दिया जाएगा, वस्तुतः ब्राह्मण मृत्युदंड की सजा से क्या थे? मुक्त थे। अब हत्या की बात आएगी तो ब्राह्मण को दंड कम है, यहाँ पे चोरी के लिए बहुत ज्यादा है, और शूद्र को बहुत ज्यादा दंड है। किसमें? हत्या वाले में। चोरी में नहीं था। हत्या में क्यों? क्योंकि वो जो वर्ग था ना, क्या था? सेवा करने के लिए था। तुम अपने किसी की हत्या कर रहे हो, इसका मतलब ऊपरी वर्ण को क्या करा आपने? वर्ण का नियम टूट गया ना। वो स्वामी है तुम्हारे, स्वामी पे हाथ कैसे उठा सकते हो? इस तरीके से नियम बना हुआ था। समझ आई बात है? तो ये था आपका। और कहते हैं कि ब्राह्मण, गाय, ये सब क्या थे? अगण्य थे, इनको वध नहीं किया जा सकता, मृत्युदंड इनको नहीं दिया जाता था। इस तरीके से व्यवस्था चलती थी। लेकिन आज के समय के ब्राह्मण नहीं है सर। ब्राह्मण का मतलब क्या होता था? बहुत बड़ा विद्वान हुआ करता था, प्रकांड विद्वान। बात समझ में आ गई? तो आगे चलेगा। और एक और कारण था सर, एक और कारण था कि उस टाइम पे राजा वगैरह किसकी बातें मानते थे? ब्राह्मणों की। ठीक है, तो उसी हिसाब से वो क्या मृत्युदंड करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। चलो आ जाओ। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। सामाजिक व्यवस्था में हम बात करेंगे, सबसे छोटी इकाई क्या है आपकी? तो वो है आपका फैमिली, परिवार। परिवार क्या है आपकी? समाज की सबसे छोटी इकाई है, हमने बात करी। अब चलते हैं कि गुप्तों के टाइम पे स्त्रियों की क्या दशा है। सर सीधी सीधी बात है कि स्त्रियों की जो दशा है, उनकी जो स्थिति है, उसमें गिरावट देखने को मिली। कारण क्या था? उनका उपनयन संस्कार धीमे धीमे बंद कर दिया गया। उपनयन संस्कार का मतलब क्या होता है? उपनयन संस्कार का मतलब होता है यज्ञोपवीत संस्कार। जनेऊ धारण करवाई जाती है ना, उनको बंद कर दिया गया। जनेऊ धारण करने का मतलब क्या है? वो पढ़ने जाएंगी। जनेऊ धारण तभी किया जाता था। चलो, हालांकि जनेऊ धारण करने का जो उम्र है अलग अलग रहती थी। 8 वर्ष ब्राह्मण की, 12 वर्ष क्षत्रिय की, 16 वर्ष वैश्य की, इस तरीके से रहता था। शूद्र आपका उपनयन संस्कार नहीं होता था उसका, इस तरीके से थी व्यवस्था। यहाँ पे क्या हुआ? स्त्रियों की उपनयन बंद कर दिया, अल्पायु में विवाह कर दिया। ये कले से शुरू होगी। जब ये बड़ी समस्या रहती है, ये पर्दा और सती प्रथा जैसी चीजें प्रचलन में आ गई, तो एक चीज बताओ, ये सब चीजें क्या है? स्त्रियों के लिए घातक है कि नहीं? पहली बात क्या होगी? उनको एजुकेट नहीं किया जा रहा है, एक स्थिति में गिरावट आई। सबसे बड़ी समस्या यही है। विवाह जल्दी कर दिया, क्या वो सोच समझ पाई? नहीं, उससे पहले ही हो गया। पर्दा प्रथा थी और सती प्रथा थी,
कोई मर गया जल्दी से तो उसको क्या है, जल्दी विवाह कर दिया है। और विवाह भी क्या था, बेमेल विवाह थे, एक 60 का एक 8 की, ये सच भी था। ठीक है, ये चीजें ये क्या दिखाते हैं आपके कि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट देखने को मिली कहां पे, गुप्त काल में। बाद में चलो पर्दा का जो पर्दा प्रथा थी, इसका जो शब्द है वो कहां पे दिया आपका, एक बात समझ में आ गई ये सारी चीजें। और पर्दा प्रथा की व्यवस्था या बात कहां पे दे रखी है, वो दे रखी है अभिज्ञान शाकुंतलम में। एक शब्द है अवगुंठन, अवगुंठन का मतलब होता है पर्दा। तो यहां से पता पड़ता है, कालिदास के ग्रंथ से पता पड़ता है अभिज्ञान शाकुंतलम से, कि वहां पे गुप्त काल में पर्दा प्रथा थी। सती प्रथा की बात करें तो हम पहले पढ़ चुके हैं, भानुगुप्त का क्या है, एरण अभिलेख, वहां से हमें जानकारी होती है, पहला अभिलेख ही साक्ष्य मिलता है। अब चलते हैं, कालिदास के मेघदूत से पता पड़ती है कि उज्जैन में महाकाल मंदिर में देवदासी स्थापित की गई थी या देवदासी रखी गई थी वहां पे। अब ये देवदासी क्या होता है, देवदासी का मतलब होता है देवता की दासी। कई बार देखो स्थिति गिरती आएगी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर होगी, जन्म के आधार पे। तो सो कॉल्ड जो ब्राह्मण या पंडित बनेंगे ना, वो क्या है आपके बेवकूफी करने लगेंगे, क्योंकि वास्तविक ज्ञान के आधार पर नहीं है, वो डिग्री नहीं मिली जा रही है, वैसे ही बन गए। तो उनको जो अच्छा लगेगा उसको काम करने लगेंगे। उनको गांव में कोई लड़की अच्छी दिखी, सुंदर दिखी, उसी को क्या कहेंगे, यार ये तो मंदिर में होनी चाहिए। उसको क्या बोल दिया, ये तो देवताओं की दासी है, अभी हमें सपना आया है, जो भी आया है, ये देवदासी है, ये यहाँ क्या कर रही है, वो उठा ली वहां पे, उसके साथ में व्यभिचार हो रहे हैं, यही पंडित पुजारियों ये बदतमीजी कर रहे हैं। देवदासी का मतलब ये हो गया था। बहुत कुप्रथा थी, इसको भारत सरकार ने आजादी के बाद में भारत सरकार ने इसको अवैध करार किया। बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, और देवता के नाम पे घर परिवार वाले वो भी कुछ नहीं कहते थे, क्या है भाई देवदासी है। ये वेश्यावृत्ति का एक दूसरा रूप था भाई, जिसको अभी खत्म कर दिया गया पूरी तरीके से, गलत सिद्ध कर दिया गया। तुम कौन होते हो भाई बताने वाले, उसकी मर्जी पूछी। इसलिए कहते हैं सर कॉन्स्टिट्यूशन वो चीज है, क्या प्राइड की चीज है आपका, इसने सबके मन की बात करी है, नहीं कोई अछूत है नहीं कोई कुछ है, सबको लेकर के चला है। क्या बेहतरीन आयन बनाया हमारा ये। उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासियां रखी गई थी। अब इसको सिद्ध करेंगे कौन, अपने वो उठा करके शास्त्र वगैरह वो करके, शास्त्र बाद में बना दिए गए यार, जो चीज उन्हें अच्छी लगती है उसको शास्त्रों में उछेड़ दिया, जबकि वास्तविक शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं है। तुम बात कहो कि किस आधार पर बोल रहे हैं, सर मैंने वेदों का रसास्वादन मैंने भी करा है, वो क्या कमाल की विद्या है। शिक्षक के बारे में तो पहले ही मंत्र में बोला गया, अग्निवीर्य पुरोहितम यज्ञस्वदेव मित्रजम होतारम रत्न धात्मम। ठीक है, तो मेघदूत में पता पड़ गई है देवदासी की, तो स्त्रियों की दशा गिरी है कि नहीं है। देवदासी होने का मतलब क्या है भाई, ये समाज नहीं कर रहा है, तो ये पंडित पुजारी वैश्यावृत्ति कर रहे हैं, कह दिया ये देवदासी है। यद्यपि स्त्री शिक्षा प्रचलित थी, अमरकोश में आपके आचार्य शब्द देखने को मिला है, बंद कर दी गई थी, लेकिन अभी भी कुछ पुरानी आचार्य रह गई थी, उनको अमरकोश में, अमरकोश किसने लिखा, अमर सिंह ने, 9 रत्नों में से थे ना ये। तो आचार्य शब्द जैसे देखने को मिल जाते हैं अमरकोश में, इससे सिद्ध होता है कि स्त्री शिक्षा हालांकि प्रचलित थी, लेकिन उपनयन संस्कार धीमे धीमे बंद कर दिया गया। नारद एवं पाराशर स्मृति में विधवा विवाह का समर्थन किया गया है, तो विधवा हो रही है तो उसका विवाह का समर्थन किया गया है नारद और पाराशर स्मृति में। तो प्रश्न आएगा किन स्मृति में या विधवा विवाह का समर्थन किया गया है, नारद और पाराशर। वो कहेगा याज्ञवल्क्य, तो नहीं है, उसमें चर्चा नहीं है। उसमें चर्चा किसकी है, स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार की बात की गई है। ओके, कामसूत्र और मुद्रा राक्षस में गणिकाओं तथा वेश्याओं का वर्णन किया गया है। तो ये स्थिति में गिरावट दिखाता है सारी चीजें। स्त्री धन क्या है सर, आपका उपहार जो वधु को प्राप्त होता है फ्रॉम इन लॉज। कहने का मतलब क्या है, सास ससुर से, इन लॉज के अलावा खुद के माता पिता से भी मिल रहा है, जैसे विवाह के टाइम पे मिलता है नहीं गिफ्ट में, उसी को स्त्री धन बोल देते हैं इस प्रकार से। अब देख लेते हैं दूसरा एक वर्ग था सर दास। क्या इस टाइम पे दास थे, पहले ही किसने बोल दिया, पायन ने बोला है दास थे। तो दास प्रथा थी, 2 प्रकार के दास हैं, 15 प्रकार के दासों की चर्चा की है नारद ने। नारद के अनुसार कितने, 2 प्रकार के नहीं, देखेंगे तो इनके प्रकार देखेंगे तो 15 प्रकार के नारद के अनुसार और 7 प्रकार के महाराज मनु के अनुसार। चलो यहीं पे नारद कहते हैं कि मुक्ति अनुष्ठान किया जा सकता है। मुक्ति अनुष्ठान का मतलब दास है तो उसको मुक्त भी किया जा सकता है, वो चाहे तो करवा सकता है एक अनुष्ठान के द्वारा। ठीक है, अब ऐसा कैसे हुआ कि दास मुक्त होने लगे, क्योंकि भूमि दान दिया जाने लगा था उस टाइम पे, और भूदान की वजह से भूमि का क्या होने लगा था, विखंडन होने लगा था, खंडित होने लगी थी, इसलिए दासों की आवश्यकता कम पड़ने लगी। दास ज्यादातर कहां काम आते थे, खेती वगैरह में। खेतिहर क्या रह गए थे, खेतिहर किसान हुआ करते थे। ठीक है, अच्छा एक बात और बता के चलूं आपको, दास सबसे बड़ी बुराई होती थी उस टाइम पे, दास प्रथा। स्लेव, स्लेव का मतलब क्या है, स्लेव व्यक्ति नहीं होता, क्या होता है, वस्तु होता है। जैसे आप वस्तु को मन चाहे तरीके से प्रयोग कर सकते हो, वैसे ही दास को, दास या दासी को वैसे ही प्रयोग कर सकते थे। उनकी तरफ से चूचा नहीं होती थी, सीधी सी बात है, वो व्यक्ति होते ही नहीं थे,
उनको क्या खाना दे रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो, वो बुराई नहीं कर सकता था। धर्म के नाम पे ये ड्रामा कर रखा था। सोचो आप में से कोई हो तो कैसा लगेगा। आपकी खुद की सोच नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपकी मर्जी भी नहीं है, आप बीमार हो तब भी नहीं, आपको बाहर बांध दिया, बाहर कर दिया, वहीं पड़े रहोगे वहां पे आप। तो महाभारत में पितामह भीष्म कहते हैं कि दास व्यक्ति नहीं, दास वस्तु होता है। इतनी खतरनाक स्थिति हुआ करती थी। चलो तो हमारी ये बात हुई, आगे चलते हैं, इनकी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। भूमि का स्वामी कौन होता है? राजा होता है, हम कल ही बात कर चुके थे। ठीक है, मुख्य आधार क्या है इनकी अर्थव्यवस्था का? तो कृषि है। उसी से आपके भाग वगैरह हमने कुछ कर लिए थे। यहीं पे बात करेंगे। बृहत संहिता के अनुसार 3 प्रकार की फसलें होती हैं गुप्त काल में। कौन सी संहिता में दे रखा है? बृहत संहिता में। ठीक है, अच्छा यहाँ की इनकी गुप्तों की जो कृषि है किस पे निर्भर करती है? आपकी वर्षा पे निर्भर करती है, ट्यूबवेल वगैरह उस तरीके से नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं, अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि बताई गई है। अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि बताई है? 12 प्रकार की। उनमें से कुछ प्रकार हम देख लेते हैं। उनमें देखिएगा, क्षेत्र क्या है? खेती के लिए उपयुक्त भूमि। क्षेत्र क्या है? खेती के लिए उपयुक्त भूमि। वास्तु क्या है? वास करने योग्य भूमि। और खिल क्या है? जोती नहीं गई। ऐसी भूमि जो जोती नहीं गई है उसको कहेंगे खिल। और ये यूपीएससी में पूछा था 2011-12 में, शायद पूछा था, मिलान में पूछा था। ये खिल गुप्त काल में क्या है? खिल का संबंध तो कैसी है? बिना जोती हुई खेती। अप्रहत क्या है सर? बिना जोती जंगली खेती। बिना जोती खेती तो है लेकिन वो जंगल वाली खेती है। गोचर क्या है? पशुओं के लिए चारा योग्य भूमि। ये सारी मुख्य भूमियां हैं। 12 प्रकार की भूमियों की चर्चा की है किसने? अमरकोश में की गई है। यहीं पे हम बात करेंगे भूमि मापने का पैमाना क्या होता था। तो निवर्तन, कुल्यावाप, द्रोणवाप और आड़वाप। ये यूपीएससी प्री में पूछा गया, कुल्यावाप और द्रोणवाप से संबंध क्या समझते हो? और मिलान में दे रखा था भूमि माप का पैमाना। ठीक है, जिनने पता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही हो जाता है। कुल्यावाप और द्रोणवाप लोगों ने पता नहीं किस किस से मिलान कर दिया, इस तरीके से पूछा जाता है। सिंचाई का प्रबंध कौन करता था? राज्य करता था। कहने का मतलब सरकार के द्वारा ही किया जाता था। उस टाइम पे सरकार का मतलब राजा, उसी के द्वारा किया जाता था। इसका उदाहरण है सर स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। उसमें बोला गया है प्रबंध तो किया गया है। तो जो सुदर्शन झील थी उसको क्या जीर्णोद्धार किया गया? इसीलिए तो क्योंकि सरकार के उसमें आता था, सरकार अपने खर्चे से करती थी, लोग नहीं करते थे। ठीक है, चलो ये हमारी बात होगी। अब हम बात करते हैं आगे चल के अर्थव्यवस्था में कृषि की बात में दूसरे नंबर पे आता है वाणिज्य एवं व्यापार। कि इस टाइम पे वाणिज्य व्यापार का क्या खेल चल रहा है? तो प्रमुख उद्योग हुआ करता था यहाँ पे वस्त्र उद्योग। ठीक है, अच्छा यहीं पे हम बात करेंगे तो वस्त्र उद्योग प्रमुख है। कुछ चीजें और भी हैं, मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पे बनते हैं, मृण मूर्तियां बनती हैं, मृण मूर्तियां मिट्टी की मूर्तियां, पत्थर एवं धातु के सामान भी यहाँ पे बनते हैं। और गुप्तकालीन धातु के निर्माण कला सर्वोत्तम क्या है? उदाहरण है यहाँ पे। इसके लिए हमारा उदाहरण क्या है? लौह स्तंभ है, जो मेहरौली मेहरौली में आज भी उपस्थित है। कुतुब मीनार आप घूमने जाओगे, कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में ही है लोहे का जो स्तंभ है, आयरन पिलर, वो वहां पे है। कहाँ पे? दिल्ली में मेहरौली इलाके में। और कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स है ना, वहीं पे कुतुब मीनार के पास में ही है लौह स्तंभ। सर खासियत क्या है? रस्ट फ्री है, वो जंग रोधी लोहा है। ये किसका उदाहरण है सर? धातु जो निर्माण कला है वो कितनी आपकी डेवलप थी, इस तरीके से इंजीनियरिंग वहां की कैसी थी, वहां की जो केमिस्ट्री वगैरह है वो कैसे है, इसकी हमने बात करी। चलो एक और है आपका मंदसौर अभिलेख। कहता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी ने क्या करा था? भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। कुल मिला के क्या है कि ये बातें बता रहा है किसके मामले में? वाणिज्य व्यापार के मामले में। एक और है आपका प्रश्न, उज्जैन क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। कहाँ? गुप्त काल में। उल्टा प्रश्न पूछेगा, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या, कौन सा केंद्र? व्यापारिक केंद्र। तो आंसर क्या रहेगा? उज्जैन। ठीक है, अगला देखते हैं, हम कुछ चीजें देखेंगे। वाणिज्य की निकाय है कुछ प्रकार की, जो बड़ी परीक्षा में पूछी जाती हैं। कार्य स्वरूप के आधार पर कई प्रकार की है, जैसे आपका श्रेणी कुलिक। श्रेणी कुलिक आपके बड़े बड़े लोगों की रहती है, केंद्रीय निगम या केंद्रीय संघ कहते हैं, जिसमें आपके सेंट्रल लेवल के बहुत सारे लोग रहते हैं। दूसरी पूग है, हम जानते हैं पूग क्या है? नगर और ग्राम में विभिन्न जातियों का आपका संघ है, पूग हम कर चुके हैं। इसमें विभिन्न जाति है, और जाति एक ही हो तो उसको कहेंगे श्रेणी। जाति एक ही हो तो क्या कहेंगे? श्रेणी कहेंगे। इसका प्रधान होता है ज्येष्ठक। प्रधान कौन होता है श्रेणी का? ज्येष्ठक। अच्छा, निगम क्या है? व्यापारियों की समिति। निगम क्या है? व्यापारियों की समिति। इसका निगम का प्रधान कौन है? श्रेष्ठी। कौन है आपका? श्रेष्ठी। निगम का प्रधान कौन है? श्रेष्ठी। चलो इतनी सी बात होगी। चलो अब यहाँ पे एक बात देखते हैं, इस काल में रोमन व्यापार का पतन हो गया है। गुप्त काल में आते आते, गुप्त काल यार 500 समथिंग में पहुंच गया। रोमन व्यापार पहले था, बीसी में आए थे वो लोग, अलेक्जेंडर वगैरह। ठीक है, तो गुप्त काल तक आते आते रोमन व्यापार क्या हो गया? उसका पतन हो गया है। लेकिन आप देखोगे ये तो है आपका इंडिया, यहाँ इस साइड में तो पतन हो गया है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया और चीन, इनसे व्यापार हो रहा है। कहां से हो रहा है? साउथ ईस्ट। इंडिया मान लीजिए यहाँ पे, तो इस वाले इलाके में नहीं, साउथ ईस्ट एशिया इधर, ये छोटे छोटे जो देश है, ठीक है, उसके बाद में चीन, इनसे व्यापार हो रहा है। किसका? यूरोपियों का, सॉरी इनका क्या नाम है? रोमन लोगों का। ठीक है, रोम इटली रोमन, सॉरी एक बात, अलेक्जेंडर वगैरह रोमन थोड़े ना थे, वो तो यूनानी थे। यूनानी लोग जो है ना, बाद में यूनानी सभ्यता के ऊपर कौन सी हावी हो गई थी बाद में? रोमन। देखो हेलेनिस्टिक काल कब तक चलता है बताओ?
कब खत्म हुआ था बताओ? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर के खत्म होने के बाद में लगभग 30-31 कहाँ बीसी तक ही चलता है, ईस्वी नहीं बीसी में ही चलता है। उसके बाद में रोमन साम्राज्य शुरू हो जाता है। कब? 323 में एग्जैक्टली। ठीक है, तो उससे लेकर के लगभग 30-31 तक आपका चलता है हेलेनिस्टिक काल। उसके बाद में आता है रोमन वाला। चलो यहाँ पे एक चीज और देखते हैं। अब कुछ बंदरगाहें हैं भारत में उस टाइम पे गुप्त काल में जो फेमस है। ईस्ट का पूर्व का बंदरगाह कौन सा? ताम्रलिप्ति। मैंने बोला था ताम्रलिप्ति कहाँ है? बंगाल में। ये बंदरगाह है ताम्रलिप्ति वाला। दूसरा बंदरगाह कौन सा है? भृगु कच्छ। भृगु कच्छ, भड़ौच जिसको बोला जाता है आधुनिक समय में। ये पश्चिमी बंदरगाह, ये प्रमुख बंदरगाह थे गुप्त काल के। यहाँ से व्यापार होता था। कहते हैं उत्तर भारत का जो व्यापार संचालित होता था वो ताम्रलिप्ति से होता था। इंडिया का ये मैप है, यहाँ ताम्रलिप्ति, यहाँ बंगाल में होता था, बंदरगाह था। प्रश्न पूछा जा सकता है बड़ी परीक्षा में कभी भी। छोटी छोटी बारीकियां जब पढ़ते हैं तभी ध्यान रखा करो। व्यापार चल रहा है। अच्छा चलो, कुछ चीजें आयात होती थी। तो चीन से क्या आयात होता था? रेशम। चीन से गुप्त काल में क्या आयात होता है? रेशम। और हाथी दांत कहाँ से? इथियोपिया से। इथियोपिया कहाँ पड़ता है? ये आपका क्या है? अफ्रीका। ठीक है, इथियोपिया आपका पड़ेगा ये ना, यहीं पे। ये जो ये ना कौन सी अदन की खाड़ी, यहाँ पे इस वाले इलाके से, सऊदी अरब की जो चौंच है यहाँ पे। ठीक है, तो इथियोपिया से हाथी दांत आ रहा है। दूसरी एक और बात करेंगे, घोड़े कहाँ से आ रहे हैं? अरब, ईरान और बैक्टीरिया से। अरब ये रहा आपका, ईरान और बैक्टीरिया ये अफगानिस्तान वाला इलाका, यहाँ से घोड़े आ रहे हैं। कहते हैं काबुल में घोड़े, काबुल के घोड़े फेमस थे। ये चीजें आयात होती थी यहाँ पर। कुल मिला के सर ये बताओ कि करना क्या है इसमें से? आपने बताया वर्ण व्यवस्था वाली बात तो मैंने कल बताती थी। कितना याद रखना है कि वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर थी? जन्म के आधार पे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र याद रखना। वैश्यों की सामाजिक दशा में कमी आई है। ठीक है, वही सांग ने बोला शूद्र कौन? आपके ये कृषक है। कौन से? खेतिहर कृषक है। कायस्थों का उदय हुआ है। याज्ञवल्क्य की स्मृति का संबंध है किसे? ये बताता है महिलाओं को क्या? महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, उससे रिलेशन वाला है। और ये अस्पृश्य वर्ग था फायन के अनुसार, तो अंत्यज या इनको चंडाल बोलते हैं। तो बस इतनी चीज, कौन सी चीज याद रखनी है इसमें? ये याद रखना है। देखो वर्ण व्यवस्था याद रखनी है। वर्ण व्यवस्था में कौन कौन आते हैं? ये जन्म के आधार पर। एक दूसरा फायन का शब्द याद रखना है। अस्पृश्य वर्ग था जिसको क्या चंडाल बोलते थे। दो बातें। तीसरी बात कौन सी? महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया किस स्मृति में? याज्ञवल्क्य की स्मृति में। खत्म। इस स्लाइड से कुछ नहीं पढ़ना आपको, लिखना नहीं कुछ भी। न्याय का आधार वर्ण व्यवस्था, दंड वर्ण व्यवस्था। मनुस्मृति में चोरी, ब्राह्मण को अधिक दंड, शूद्र को कम। हत्या का आरोपी ब्राह्मण जो है ना मृत्युदंड की सजा से मुक्त थे। गुप्त सामाजिक व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई, ये छोड़ो आपके में कुछ कम का नहीं। स्त्रियों की दशा में बात करें, गिरावट, ये सब चीज थी। सती प्रथा का प्रचलन है। भानुगुप्त का हिरण अभिलेख आप पहले कर चुके होंगे तो दोबारा मत लिखना। ठीक है, मेघदूत में उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासी प्रथा थी। चाहो तो इस लाइन को थोड़ा लिख लेना। आचार्य छोड़ो, नारद पाराशर, ये वाली काम की आपकी। नारद एवं पाराशर स्मृति में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में कामसूत्र मुद्रा, गणिका वेश्याओं का वर्णन, स्त्रीधन, ये भी कोई काम करने। दास प्रथा, यहाँ पे अनुष्ठान, ये भी कोई काम करनी। बस एक लाइन ये वाली और ये वाली मन करे तो कर लेना। बाकी सती वाला आपको रखा है, यहाँ से केवल 2 लाइन है। ठीक है, समझ भाई। अब अर्थव्यवस्था में बात करेंगे तो ये क्या है आपकी? मुख्य आधार क्या है? कृषि। गुप्त काल में अर्थव्यवस्था क्या है? का मुख्य आधार क्या है? कृषि। ठीक है, वैसे भी देखो यार, पुराने टाइम पे खेती के अलावा कुछ होता नहीं था। अब उद्योग बने। प्रमुख उद्योग इनका कौन सा है बताना? कौन सा है? वस्त्र उद्योग है। ठीक है, चलो बृहत संस्था के अनुसार 3 फसलें होती थी, इसको भी छोड़ दो। तो मुख्य आधार है इनकी अर्थव्यवस्था का कृषि। एक बात याद रखनी है, हमारे को उसमें 12 प्रकार की भूमि, ये याद रख पाओ तो ठीक, नहीं तो इनको भी छोड़ देना। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखना। ये क्या है आपका? ये कुल्य माप और द्रोण माप क्या है? कृषि माप, भूमि का माप का, भूमि माप का पैमाना है। सिंचाई प्रबंधन, ये छोड़ देना बस। अब इसमें से कौन सा याद रखा? ये मुख्य आधार क्या है अर्थव्यवस्था का? तो कृषि। दूसरी बात क्या है आपका? भूमि माप का पैमाना क्या है आपका? कुल्य माप और द्रोण माप। ठीक है, बस इतना ही काम का आपका। आगे चलते हैं। आपके वाणिज्य व्यापार की बात करेंगे। प्रमुख उद्योग आपका वस्त्र, ये याद रखना। ये सीधा याद रखना है कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र आपका उज्जैन। दूसरी बात ये याद रखनी है। तीसरी बात कि जो गुप्तकालीन धातु निर्माण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण क्या है? लौह स्तंभ, ये याद रखना है। ठीक है, ये नहीं रखना है। ये 3 चीजें होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या याद रखना है? इनको छोड़ो, गोली मारो इसको छोड़ो, गोली मारो। इसको याद रखना है सर। आपके यहाँ पे प्रमुख बंदरगाह है कौन से? ताम्रलिप्ति जो बंगाल में है, और भड़ौच या भृगु कच्छ, ये कौन सा वाला है आपका? पश्चिम में था। ये 2 बंदरगाह याद रखना है, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और बाकी आयात क्या होता था? गुप्त काल में घोड़े का आयात होता था ईरान वगैरह से। ये चाहो तो ये थोड़ा लिख सकते हो। ठीक है, बाकी इसको हटा देना। अब मैंने ये भी बता दिया आपको नोट्स में क्या लिखना है। ठीक है, नोट्स भले ही दी जा रही है लेकिन ये विस्तार के लिए, ब्रेन को थोड़ा इनलार्ज करने के लिए पढ़ाया जाता है, इतना ज्यादा है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगले सेगमेंट में मिलता हूं मैं। ठीक है, अभी यहीं पे रखा।